इस वीडियो में बात करेंगे रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोएम स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग के सेकंड स्टैंजा के बारे में। तो सेकंड स्टैंजा है, माई लिटिल हॉर्स मस्ट थिंक इट क्वियर टू स्टॉप विदाउट अ फार्म हाउस नियर बिटवीन द वुड्स एंड फ्रोजन लेक द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर। तो यहाँ पे जो नरेटर है वो कह रहा है कि मेरा जो डियर हॉर्स है, मेरा ये जो हॉर्स है जिसके साथ मैं यहाँ पे आया हूँ, जिसने अपने ऊपर मेरा सामान भी लादा हुआ है, तो वो इससे बड़ा अजीब सा लग रहा है कि मेरा ऑनर जो है वो यहाँ पे खड़ा हो गया वुड्स के दरमियान। यहाँ पे फ्रोज़न लेक है और यहाँ पे बहुत डार्क इवनिंग है, तो यहाँ पे खड़ा होने का कोई मतलब नहीं बनता। ना ही यहाँ पे कोई फार्म हाउस है कि मैं समझूं कि मेरे जो ऑनर है उसने फार्म हाउस में जाना हो या वहाँ पे स्टे करना हो, लेकिन यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये वुड्स ही वुड्स हैं। तो इसमें यहाँ खड़ा होना तो कोई बात ही नहीं बनता, कोई मतलब ही नहीं बन रहा। ये उसका हॉर्स जो है वो उसे कह रहा है। अब देखें यहाँ पे रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने ना अपने हॉर्स को क्या कहा है, माई लिटिल हॉर्स, यानी इससे ये पता चल रहा है कि वो हॉर्स जो है वो उसके लिए बहुत ही डियर है। और यहाँ फिर हम इस तरह भी सेंस ले सकते हैं कि वो हॉर्स जो है वो बहुत ही लिटिल है, यानी पोनी, जो आपको पता है कि जो हॉर्स की एक टाइप होती है पोनी, और वो छोटे हॉर्सेस को कहते हैं हम, तो वो है। क्योंकि इसमें हम ये भी सोच सकते हैं कि स्पीकर जो है यहाँ पे वो ये शो कर रहा है कि वो एक ऑर्डिनरी सा पर्सन है और वो इतना महंगा हॉर्स जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकता, तो उसके पास ये छोटा सा हॉर्स है, माई लिटिल हॉर्स, इसलिए कह रहा है। इसी तरह वो इसने पर्सोनिफिकेशन भी यूज़ किया है यहाँ पे कि मेरा हॉर्स जो है वो सोच रहा है, क्योंकि आपको पता है कि एनिमल्स जो हैं उनमें ये थिंकिंग प्रोसेस नहीं होता, ये सिर्फ ह्यूमन की कैटेगरी है और ह्यूमन की ही क्वालिटी है कि वो सोचते हैं। तो यहाँ पे उसने पर्सोनिफिकेशन यूज़ किया है। अब इसी तरह वो नेक्स्ट स्टैंजा में अपने हॉर्स को ही के साथ ही से बुलाएगा, यानी ही वर्ड उसके लिए यूज़ करेगा। तो इस तरह देखा जा सकता है कि हॉर्स जो है यहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंट सिंबल है, और हॉर्स का यूज़ करना यहाँ पे हम ये भी कह सकते हैं कि ये भी एक नेचर का पार्ट ही है, क्योंकि इस पोएम में मोस्टली नेचर के बारे में बात की जा रही है, तो हॉर्स जो इसने यूज़ किया वो भी नेचर का पार्ट है। इसी तरह एक और बात भी है कि हॉर्सेस जो वो बहुत ही डोमेस्टिकेटेड एनिमल होते हैं और हमारी मैन्स वर्ल्ड का पार्ट है, एक कॉमन पार्ट। उसके बाद वुड्स जो हैं, ये जो है नरेटर ने फिर क्या हमें कहा है उसके बारे में हम देखते हैं। तो आगे बात की जा रही है कि हॉर्स जो है वो देख रहा है कि यहाँ पे ना कोई फार्म हाउस है और हम लोग एक विल्डरनेस में है, यानी यहाँ पे अजीब सी जगह है जहाँ पे हम लोग खड़े हैं। तो वो कहते हैं कि हम जो है सिविलाइजेशन से काफ़ी दूर आ चुके हुए हैं और यहाँ पे रोड है सिर्फ एक ही वुड्स के और फ्रोज़न लेक के दरमियान। अब यहाँ पे वाटर जो है वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सिंबल है, क्योंकि इसके थ्रू ना हम अपनी फीलिंग्स को, अपने पैशंस को डिस्क्राइब करते हैं। वाटर हमारी फीलिंग्स को, हमारे पैशंस को डिस्क्राइब करता है। किस तरह? क्योंकि आप देख सकते हैं कि वाटर का फ्लो जैसे आ रहा होता है, इसी तरह हमारी फीलिंग्स के साथ इसको मोस्टली कंपेयर किया जाता है। तो यहाँ पे वर्ड फ्रोज़न जब यूज़ कर लिया गया है तो इसका मतलब ये कि हमारी जो फीलिंग्स हैं, हमारी जो एम्स हैं, हमारे पैशंस जो हैं वो जो हैं बिल्कुल फ्रोज़न हो चुके हुए हैं। उनमें कोई भी हमारे में मतलब इस तरह का जुनूनियत नहीं है कि हम अपने एम्स को अचीव कर सकें, वो बिल्कुल फ्रोज़न हो चुके हैं। हम लोग एक किस्म के डेड हो चुके हैं। तो इसमें उसके बाद यही बात की जा रही है कि नेक्स्ट जो लाइन है उसमें वो कह रहा है, नरेटर कह रहा है कि हमारा जो वेदर है वो बहुत ही कोल्ड है, फ्रीज़ हो चुका हुआ है लेक जो है, जिसकी वजह से, यानी इतना कोल्ड वेदर है जिसकी वजह से लेक जो है वो पूरी फ्रीज़ हो चुकी हुई है। अब यहाँ पे डार्केस्ट इवनिंग जो है, बाद में उन्होंने ये एक्सप्रेशन यूज़ किया है डार्केस्ट इवनिंग का, तो इससे बहुत सी चीज़ें जो हैं ये हमें सजेशन देती है, सजेस्ट करती है, बहुत सी चीज़ें हम इससे गेस कर सकते हैं। अब फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये भी हो सकता है कि ट्रैवलर जो है, हमारा जो नरेटर है वो बहुत ही डिप्रेस है, बहुत ही लंबी उसने ट्रैवल किया, उसके बाद ही यहाँ पे कोल्ड से वेदर में आके खड़ा हो चुका है, तो इसलिए भी वो इसे कह रहा है कि बहुत ही डार्केस्ट इवनिंग है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी लिया जा सकता है, या फिर ऐसे भी कहा जा सकता है कि ये जो है ईयर की लॉन्गेस्ट नाइट है। अब आपको पता है कि हमारा जो है 21 से 22 दिसंबर की जो नाइट होती है वो बहुत ही लंबी होती है। इसी तरह 22 जून की जो है
22 जून के बाद जो है दिन कम होना शुरू हो जाता है, तो वो भी एक लंबा दिन होता है, और 21 से 22 दिसंबर की लंबी रात होती है। तो इससे ये भी गेस किया जा सकता है कि हो सकता है कि ये 21 या 22 दिसंबर की रात थी जिसकी वजह से उसने ऐसे कहा कि ये लॉन्गेस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर है। तो ये इसमें सारी चीज़ें बयान की गई थी सेकंड स्टैंजा में। आई होप आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। और थर्ड स्टैंजा की एक्सप्लेनेशन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आई होप आप उसे ज़रूर ज्वाइन करेंगे। थैंक यू सो मच।